एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स देखा, अभी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, ये हम देखते हैं। प्लांट्स यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल से कहीं से ज़्यादा डिफरेंट, बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं प्लांट्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स में ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद। वो ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि नॉर्मली जब एक प्रोसेस हो रहे होते हैं, हमारे शरीर में भी एक प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो उसके जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, वो बाई प्रोडक्ट जो हमारे शरीर को चाहिए, जो ज़रूरत होती है, वो रख लेते हैं। बाकी की जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, जैसे कि ह्यूमन में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होती है, जो कि ज़रूरत नहीं है हमें, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब ज़रूरत नहीं है, तो इसको निकालना पड़ता है। बल्कि ये तो टॉक्सिन है, तो इसको निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालते। वैसे ही प्लांट्स में भी एक प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस, उसके बाई प्रोडक्ट बन रहे, उसमें से ऑक्सीजन प्लांट्स को इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ रात को ऑक्सीजन ले लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। अदरवाइज ये जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज़ करते हैं ना बाहर की ओर। एक्चुअली ये तो हमें चाहिए होता है, ह्यूमन या बाकी एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन प्लांट्स के लिए वो रिमूव करना पड़ता है ना, फोटोसिंथेसिस के बाद वो रिमूव करना पड़ता है, तो उसको एक वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है इन प्लांट्स। We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as carbon dioxide. They can get rid of excess water by transpiration. तो चलिए शुरू करते हैं, वो कैसे वेस्ट को निकालते हैं। पहले एक्सेस वाटर कैसे निकालते हैं? बाय ट्रांसपिरेशन। हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा है। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द what? Loss of water, right? Loss of water in the form of vapor, right? In the form of vapor from the aerial part of the plant into the atmosphere. और हमने ये पढ़ा है कि जो एरियल पार्ट होती है प्लांट की, उसमें से पानी का लॉस हो रहा है इवापोरेशन के समय, तो वेपर के रूप में, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोला है। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या वाटर को रिमूव करते हैं। फॉर अदर वेस्ट, बाकी वेस्ट के लिए प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। तो प्लांट्स के बहुत सारे टिश्यूज में डेड सेल होती है, एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स। तो क्या हो रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो डेड सेल्स में, इनको प्लांट्स में बहुत सारे डेड सेल्स होती है उनकी टिश्यू में। तो ये जो वेस्ट होता है, इनको वो डेड सेल में वो रख सकते हैं, या फिर वो डेड सेल कैसे जाती है, वो डेड सेल भी एक वेस्ट होता है ना, तो वो कैसे जाती है? जब लीव्स फॉल आउट हो रहे होते हैं, जब लीव्स का ऐसे लीव्स के थ्रू भी बहुत सारे वेस्ट को वो रिमूव करते हैं जब वो फॉल हो रहे होते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल। बहुत सारे प्लांट वेस्ट वो सेल्यूलर वैक्यूल्स में भी स्टोर करके रखते हैं वे। और ये जो सेल्यूलर वैक्यूल होती है, अगर ये लीफ में हो रही होती है, तो लीफ जब चला जाता है तो उसके साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी चला जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। अभी मैंने बताया वेस्ट प्रोडक्ट्स लीव में भी स्टोर कर सकते हैं दैट फॉल ऑफ। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेसिन्स एंड गम्स। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे भी स्टोर करते हैं, जैसे कि रेसिन्स एंड गम। अगर आप ट्रीज में देखेंगे तो एक गम जैसा कोई लिक्विड आप देख सकते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, वो एक जमा हुआ होता है गम के जैसे, तो वो उसमें भी वेस्ट ही होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे स्टोर करके रखते हैं, स्पेशली इन ओल्ड साइलम। ओके, जो पुरानी ट्री होती है ना, बहुत साल हो गए, उनमें होती है ज़्यादा तक, न्यू प्लांट्स में नहीं होती है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड दम। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो सॉइल में भी सीधा डायरेक्टली वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम अगर शॉर्ट में बोला जाते तो ये बहुत सिंपल है। प्लांट का एक्सक्रीशन इतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना वाटर कैसे वो लॉस करता है, एक्सेस वाटर कैसे लॉस करते हैं, एक्सेस वाटर को वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल देता है। फिर क्या करता है, फिर उनकी जो डेड सेल होती है ना, बहुत सारे डेड सेल होती है और बहुत सारे वेस्ट होती है, वो लीव्स में स्टोर करके रखते हैं। और जब लीव्स फॉल ऑफ होता है तो वो चला जाता है। और कुछ वेस्ट को वो क्या करते हैं, कुछ वेस्ट को वो सेल्यूलर वैक्यूल में स्टोर करके रखते हैं, कुछ वेस्ट को गम और रेसिन के रूप में स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। कुछ वेस्ट को डायरेक्टली सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।
ठीक है, अब यहाँ पे थिंक इट ओवर करके एक बॉक्स में दिया हुआ है ऑर्गन डोनेशन। ये हम पढ़ेंगे क्या लिखा है उसमें। Organ donation. Organ donation is a generous act of donating an organ to a person who suffers from non-function of organs. तो ऑर्गन डोनेशन आप सबको पता ही होगा, ये एक जेनरस एक्ट है ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन। हमारे हम या फिर जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट कर रहे हैं अपने ऑर्गन को, जिनका ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन जो जिनका होता है उनको डोनेट कर रहे होते हैं, उसको डोनेशन बोलते हैं, ऑर्गन डोनेशन। Donation of an organ may be done by the consent of the donor and his or by her family. तो जो डोनेट कर रहा होता है ना, उनकी कंसेंट, उनकी अनुमति चाहिए होती है। Anyone regardless of age or gender can become an organ and tissue donor. तो कोई भी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, किसी भी जेंडर का आदमी या औरत या ट्रांसजेंडर कोई भी हो, वो अपने ऑर्गन या टिश्यू डोनेट कर सकते हैं कोई भी एज में। आई थिंक छोटे बच्चों को नहीं कर सकते, लेकिन जब जब वो जिंदा होते हैं तब शायद छोटे बच्चों को नहीं कर सकते, लेकिन जब अगर उनका डेथ हो तो वो कर सकते। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन। एक इंसान की लाइफ हम सेव कर रहे हैं ना ट्रांसप्लांट के वक्त। Transplantation is required because a recipient's organ has been damaged or has failed by disease or injury. क्यों इसलिए ऑर्गन डोनेशन होता है जब ये जो रिसीव करने वाला रेसिपिएंट होता है ना, उनकी ऑर्गन अगर डैमेज हुई हो या फिर फेल हुई हो कोई भी डिसीज़ की वजह से या इंजरी की वजह से, तब हम डोनेट करने पड़ते हैं। In organ transplantation, the organ is surgically removed from one person, from the ऑर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन द रेसिपिएंट। तो आपको पता है कि ऑर्गन डोनर से रिमूव करके जो रेसिपिएंट होती है उनको ट्रांसप्लांट करके देता है। इन ऑर्गन डोनेशन में वो सर्जिकली रिमूव करता है, जो ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, जो डोनर होता है उनके शरीर में से सर्जिकली वो ऑर्गन को रिमूव करता है, फिर जो रेसिपिएंट होता है उनके शरीर में ट्रांसप्लांट कर देता है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस इंक्लूड कॉर्नियाज, किडनीज, हार्ट्स, लीवर, पैनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन्स एंड बोन मैरो। ये सारे चीज़ें हम डोनेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन occurs just after the donor has died or when the doctor declares a person brain dead. तो मोस्ट ऑफ द केस में ऑर्गन डोनेशन तब होता है जब जो डोनर होती है ना वो मरा हुआ हो, डाइड हो और उनकी डेथ हो गई हो, और जब वो डॉक्टर जस्ट अभी जब डिक्लेयर किया हो उनकी मौत और ब्रेन डेथ जब हुई होती हो, तब ज़्यादातर डोनेशन होती है और उनसे ज़्यादातर लिया जाता है। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग्स एक्सेट्रा एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज़ अलाइव। लेकिन जब किडनी या लिवर की जो पार्ट, लंग, ये सब अगर डोनेट किया जा रहा है तो जो लाइव होता है, जो अलाइव होती है, जो जिंदा होती है, उनमें से भी निकाल के दे देते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में तो नहीं आएगी, लेकिन बस आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या है, कौन कौन कर सकते, कोई भी जेंडर का कर सकते, और नॉर्मली कौन कौन सी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होती है। अगर हम अपनी हार्ट या ब्रेन ये सब अगर दे देते हो, ब्रेन नहीं दे सकते शायद, हार्ट ये सब अगर, बोन मैरो, इंटेस्टाइन ये सब अगर देने के वक्त अगर हार्ट हम दे देंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही हार्ट है। तो कुछ ऑर्गन ऐसी होती है जो मरा हुआ इंसान से लिया जाता है, और कुछ ऐसे होती है जो जिंदा इंसान से भी, जो अलाइव होती है उनमें से भी लिया जाता है। जैसे कि किडनी, क्योंकि हमें 2 किडनी होती है, तो एक किडनी फंक्शन हो तो चलेगा, तो एक किडनी और ये एक्चुअली लिवर का कुछ पार्ट, ये सब लंग, ये सब अलाइव इंसान में से भी दिया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर का यहाँ पे एंड हो रहा है इसी के साथ। अभी व्हाट यू हैव लर्नड करके एक दिया हुआ एक समरी जैसा, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट मैं पढ़ के ही जस्ट पढ़ूँगी, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट पढ़ रही हूँ। मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप कैन बी टेकन
एज एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ। तो मूवमेंट को हम इंडिकेशन ले सकते हैं लाइफ का। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये सब जो होती है, ये जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें होती है, उनकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ये सारे प्रोसेस चाहिए होता है। Autotrophic nutrition involves the intake of simple inorganic materials from the environment and using an external energy source like the sun to synthesize complex high energy organic material। तो हमने पढ़ा है कि दो तरह की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या हो रहा है कि जो सिंपल जो इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड है एनवायरनमेंट से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब लेके इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स, यहाँ पे सन होती है एनर्जी सोर्स, तो सन के प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोड्यूस करती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। जो बाकी की ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट्स या कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस किया हुआ कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को ये इनटेक करती है। जैसे कि हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो मेनली प्लांट्स होती है वो क्या होती है, इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके फोटोसिंथेसिस करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज बनाती। और हम और एनिमल्स क्या करते हैं, उन प्लांट्स को डिपेंड करती है, और उन प्लांट्स की जो कॉम्प्लेक्स जो होता है ना मटेरियल जो प्रोड्यूस किया है उन्होंने, प्लांट्स ने, उसको हम डिपेंड करते हैं खाने के लिए, या फिर अदर एनिमल्स को भी डिपेंड करते हैं। तो उन सब में क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होती है। तो वैसे न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। इन ह्यूमन बीइंग्स द फूड eaten is broken down by various steps along the alimentary canal and the digested food is absorbed in the small intestine to be sent to all cells in the body। तो ह्यूमन बींग्स में जो खाना हम खा रहे हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, उसके जो अलग अलग पार्ट्स में उनकी ब्रेक डाउन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन होती है, और बाकी की सारी सेल्स में एब्सॉर्प्शन होने के बाद ब्लड उसको पहुंचा देता है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शंस इन द सेल। तो रेस्पिरेशन के समय क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स है जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस हुए हैं सच एज ग्लूकोज, उनकी ब्रेक डाउन होती है, तो उनको ब्रेक डाउन करके एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है जो कि एक एनर्जी फॉर्म है। तो इस एटीपी को बाकी की जो भी रिएक्शन होती है सेल में उनके लिए यूज़ करती है एज एनर्जी सोर्स। रेस्पिरेशन में बी एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म। तो हमने रेस्पिरेशन में दो तरह का पढ़ा, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। जैसे कि न्यूट्रिशन में हमने दो तरह का पढ़ा, जैसे अभी हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक पढ़ा, अभी वैसे ही रेस्पिरेशन में भी दो तरह की होती है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, अनएरोबिक में नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। दोनों में क्या हो रहा है, ग्लूकोज या फिर जो ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड होती है उनकी ब्रेक डाउन हो रही है। तो एक में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलता है। तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म के लिए। In human beings, the transport of materials such as oxygen, carbon dioxide, food and excretory product is a function of the circulatory system। तो ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम करती है, सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, ऑक्सीजन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करती है सर्कुलेटरी सिस्टम बाय ब्लड। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स, ये सारे ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। In highly differentiated plants, transport of water, minerals, food and other materials is a function of the vascular tissue which consists of xylem and phloem। अगर प्लांट्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन किसका काम होती है, वास्कुलर टिश्यूज़ का काम होती है, जो कि साइलम एंड फ्लोएम करता है। फूड, वाटर, मिनरल्स, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन ये वास्कुलर टिश्यूज़ करती है, साइलम एंड फ्लोएम। इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्युबल नाइट्रोजन कॉम्पाउंड्स आर रिमूव्ड बाय द नेफ्रॉन्स इन द किडनी। और अगर ह्यूमन की जो एक्सक्रीशन की बात हो रही है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने की बात करें तो वो किडनी करता है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होती है वो करता है, नाइट्रोजन कॉम्पाउंड को वो रिमूव करता है। प्लांट्स यूजेस ए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स to get rid of waste materials।
प्लांट्स अलग अलग स्ट्रैटेजी टेक्निक यूज़ करते हैं वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट मटेरियल्स मे बी स्टोर्ड इन द सेल वैक्यूल्स और एज गम एंड रेसिन. वेस्ट मटेरियल को सेल वैक्यूल्स में स्टोर किया जाता है या फिर रेसिन के रूप में, गम के रूप में भी वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जाता है. रिमूव्ड इन द फॉलिंग लीव्स के थ्रू भी रिमूव करता है. और एक्सक्रीटेड इनटू द सराउंडिंग सॉइल, जो सराउंडिंग सॉइल में सीधा एक्सक्रीट भी करती है. ठीक है, तो इसी से ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस 10th स्टैंडर्ड का ख़त्म होती है. थैंक यू.